अब आता है लेक्चर 23 दैट इज़ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। ये पुराना वाला कॉपी है, दैट इज़ ये वाला, ठीक है। जिसमें नोट्स मेरा सारा इनकम्प्लीट है, वो वाला कॉपी है, ठीक है। तो पैरेलल ऑपरेशन ये पूरा थ्योरी है, दैट इज़ हम लोग क्यों करते हैं, तो लोड शेयरिंग, रिलायबिलिटी, ईज, एक्सपैंडेबिलिटी, एफिशिएंसी, ये सब इसमें मेन है। दैट इज़ कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन। दैट इज़ पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है। पैरेलल ऑपरेशन का डेफिनेशन क्या होता है कि एक से ज़्यादा जनरेटर को एक ही साथ एक बस बार पे कनेक्ट कर दिए और उससे फिर लोड को कनेक्ट किए। इससे क्या होगा कि हम ज़्यादा कैपेसिटी लोड को सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह पॉसिबल नहीं है कि बड़ा रेटिंग का जनरेटर लगा सकें। तो छोटा रेटिंग का ये 2 जनरेटर लगा लो और बड़ा लोड को सर्व कर दूँ। तो इसमें कंडीशन पहला क्या है, दैट इज़ सेम फेज सीक्वेंस। कहने का मतलब R/V, कहने का मतलब जनरेटर को जब बस से कनेक्ट करोगे तो बस का R से जनरेटर का R को कनेक्ट करना है, बस का Y में जनरेटर का Y और B ऐसे ही। देखो होता क्या कि जनरेटर के टर्मिनल पे RYB लिखा हुआ नहीं होता है, ये तुम्हें टेस्ट करके पता करना पड़ता है कि अच्छा ये R टर्मिनल है, ये Y है, ये B है, इसीलिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जीरो फेज डिस्प्लेसमेंट, कहने का मतलब बस बार का जो R है और जनरेटर का जो R है उसमें कोई भी फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब दोनों ओवरलैप करना चाहिए। अगर मान लो जनरेटर का R यहाँ होता तो इतना फेज डिस्प्लेसमेंट होता था ना, मतलब इतना एंगल होता, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग मशीन शुड बी ग्रेटर दैन रनिंग मशीन। कहने का मतलब जो जनरेटर तुम पैरेलली कनेक्ट कर रहे हो उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना चाहिए विद द रिस्पेक्ट ऑफ बस बार, ठीक है। सेम वोल्टेज वेव फॉर्म, मतलब अगर तुम्हारा बस बार साइनोसॉइडल वोल्टेज का है तो ये भी तुम्हारा साइनोसॉइडल होना चाहिए जनरेटर का, ठीक है। ये कंडीशन को ही बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा जीरो फेज डिस्प्लेसमेंट पता लगाना। तो ज़ीरो फेज डिस्प्लेसमेंट पता लगाने के लिए हम लोग 2 मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ सिंक्रोनाइजिंग लैम्प एंड सिंक्रोस्कोप। सिंक्रोनाइजिंग लैम्प में भी 2 मेथड है, दैट इज़ 3 लैम्प साइमल्टेनियस डार्क और दूसरा है 1 डार्क एंड 2 इक्वल ब्राइट, ठीक है। सबसे पहले करते हैं 3 लैम्प मेथड। क्या है तो 3 लैम्प मेथड में हम लोग क्या करते हैं, देखो ये जो है तुम्हारा जनरेटर है जिसको हमें बस बार पे कनेक्ट करना है, ठीक है। अब इस बस बार पे बहुत सारे जनरेटर ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। हमें और पावर चाहिए था, मतलब लोड का डिमांड बढ़ गया तो एक नया जनरेटर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था कि फेज सीक्वेंस, दैट इज़ ये देखो ये क्या है, ये बेसिकली एक्सटेंसन है। बस बार का आर को हमने यहाँ पे ला रखा है, बस बार का बाई को यहाँ और बी को यहाँ, ठीक है। तो आर से आर कनेक्ट होगा, ये पहला था कंडीशन, दैट इज सेम फेज सीक्वेंस। दूसरा क्या है कि दोनों आर के बीच जीरो फेज डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो अगर ये आर और ये आर के बीच में अगर जीरो फेज डिस्प्लेसमेंट है तो ये दोनों के बीच वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, जीरो। तो वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा तो इसके अक्रॉस जो लैंप लगा हुआ है ये जलना नहीं चाहिए, मतलब ये डार्क होगा, ठीक है। तो वही टेस्ट है, दैट इज़ 3 लैंप डार्क, ठीक है। ये देखो आर आर पे एक लैंप लगा दिया है, वाई वाई पे लैंप 2 और बी बी पे लैंप 3, ठीक है। और एक स्विच है और एक वोल्ट मीटर है जो कि जीरो फेज डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा पता करेगा, ठीक है। अब सिंक्रोनस जनरेटर को पावर बढ़ा घटा के हम ये नोटिस करेंगे कि ये लैंप कब डार्क हो रहा है। जब तीनों लैंप एक साथ डार्क हो जाएगा तब ये स्विच को पुश कर देंगे तो आर से आर सट जाएगा, ठीक है। ज़ीरो फेज डिस्प्लेसमेंट का कंडीशन था, मतलब अगर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं तो करंट नहीं फ्लो करेगा लैंप से। करंट अगर लैंप से फ्लो नहीं करेगा तो लैंप डार्क होगा, यही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब मान लो करंट अगर फ्लिकरिंग कर रहा है, तो फ्लिकरिंग कर रहा है इसका मतलब क्या है, फ्लिकरिंग कर रहा है इसका मतलब फेज डिस्प्लेसमेंट मौजूद है। कहने का मतलब इस आर और इस आर के बीच में एंगल का फेज डिस्प्लेसमेंट है। फेज डिस्प्लेसमेंट होने के कारण क्या होगा, मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, एक करंट फ्लो करेगा और वो फुल करंट नहीं होगा, बहुत कम करंट होगा, इसीलिए फ्लिकरिंग करेगा, ठीक है। मान लो ज़्यादा फेज डिस्प्लेसमेंट है तो ब्राइट ग्लो करेगा, ठीक है, वही चीज़ है।
और जब डार्क है उस समय जीरो फेज डिस्प्लेसमेंट, मतलब बस का आर और जनरेटर का आर एकदम सेम, कोई फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि मान लो कोई एक बल्ब फ्यूज़ हो गया, क्योंकि फ्लिकरिंग ऑपरेशन हो रहा है, तो मान लो कोई एक बल्ब फ्यूज़ हो गया तो तुम उसको ये एज्यूम कर लोगे कि वो फेज़ मिल गया, तो अब बाकी दोनों फेज़ को मिला के स्विच क्लोज कर दोगे, जबकि एक्चुअल में वो फेज़ नहीं मिला होगा। तो ये डिसएडवांटेज है कि हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि लैंप कब सही कंडीशन में है, सब कहीं या फिर ख़राब हो गया, समझे। तो ये पूरा गारंटी नहीं देता है कि फेज़ तुम्हारा सेम हो गया, ठीक है। और एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि बहुत ही चीप मेथड है, ठीक है। अब उसके बाद आता है वन डार्क एंड टू लैम्प। इसमें करते क्या हैं कि एक जो लैंप है उसको वाई से कनेक्ट किए और दूसरा फेज से। अब देखो ये तीनों फेज में 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसके कारण ये दोनों बल्ब पूरा अच्छी तरह से ग्लो करेगा, ठीक है, इक्वल ब्राइट, समझे। टू लैम्प्स इक्वल ब्राइट, यहाँ पे इक्वल ब्राइट, ठीक है। यहाँ पे चूँकि 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट है तो दोनों बल्ब बिल्कुल ही अच्छे से जलेगा, ठीक है। जबकि जो लैंप वन है उसको आर और आर से ही कनेक्ट किया है, ठीक है। इसका मतलब ये डार्क होगा। तो आइडियल कंडीशन क्या है, ये दोनों को जलना चाहिए और ये जब डार्क होगा तो स्विच को क्लोज कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि अगर तुम्हारा फ्यूज़ कर गया है तो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब ये चीज़ मान लो कोई एक बल्ब ख़राब हो गया तो बाकी दोनों बल्ब से तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ मेरा फेज सीक्वेंस सही है और स्विच क्लोज कर देंगे, ठीक है। और ये भी चीप मेथड है। अब इसके बाद आता है सिंक्रोस्कोप। सिंक्रोस्कोप क्या है, तो बेसिकली ये एक नीडल है, ठीक है। यहाँ पे बस का आर कनेक्ट किए, इसमें जनरेटर का आर कनेक्ट किए, दोनों के बीच अगर जीरो फेज डिस्प्लेसमेंट है तो नीडल ऐसे दिखाएगा, ठीक है। और अगर फेज डिस्प्लेसमेंट है तो ये डेविएट कर जाएगा। तो बस यही चीज़, जीरो देखना है, जीरो है तो कनेक्ट कर दो, ठीक है। इसमें इसका डिसएडवांटेज है कि सिर्फ एक ही फेज एक बार में जज किया जा सकता है, ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि ये फेज सीक्वेंस के बारे में नहीं बताता है। तो हम लोग करते क्या हैं प्रैक्टिकली, दैट इज़ फेज सीक्वेंस के लिए ये मेथड यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद सिंक्रोस्कोप दोनों मिला के यूज़ कर लेंगे तो हमारा पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब ये पूरा थ्योरेटिकली इसमें कुछ है नहीं। इसका मेन चीज़ है दैट इज़ पैरेलल ऑपरेशन में केवीए शेयरिंग, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल इसी से आता है। तो इसमें क्या है, ये तुम्हारा जनरेटर 1 है, ये जनरेटर 2 है, ये इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम है, दैट इज़ ये तुम्हारा रेजिस्टेंस दिखा रहा है और ये तुम्हारा सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ये दोनों को मिला दोगे तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस बन जाएगा, ठीक है। और इससे जो करंट निकला ये क्या है, तुम्हारा आर्मेचर करंट दैट इज़ लोड करंट दैट इज़ I1 और ये तुम्हारा आर्मेचर करंट 2, ठीक है, ये एक्साइटेशन है। ये दोनों करंट मिल के जब यहाँ जाएगा तो इसको बोलेंगे लोड करंट या फिर टोटल करंट। ये तुम्हारा लोड है जिसका इम्पीडेंस है ZL और टर्मिनल वोल्टेज ये मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ये दोनों जनरेटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। अब मिलीमन थ्योरम का यूज़ करके हम लोग निकालते हैं, दैट इज़ थेवेनिन और नॉर्टन का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब इसमें फाइनल कंक्लूज़न क्या है, अच्छा स्टेप बाय स्टेप देख लो। सबसे पहले कॉमन वोल्टेज, तो ये वोल्टेज क्या होगा, ये वोल्टेज होगा जितना करंट यहाँ पे जा रहा है इनटू दिस इम्पीडेंस, ठीक है। तो वही टोटल इम्पीडेंस क्या है, ये इम्पीडेंस प्लस ये दैट इज़ Z टोटल, ठीक है। अब चूंकि इम्पीडेंस तुम्हारा पैरेलल में है तो पैरेलल एडिशन होगा तो Z टोटल तुम्हारा कुछ ये निकल जाएगा। अब उसको यहाँ पे लिख दो, दैट इज़ वोल्टेज इज इक्वल टू ISC इंटू Z टोटल। ISC क्या है, शॉर्ट सर्किट, दैट इज़ नॉर्टन करंट निकालने के लिए। तो ये शॉर्ट सर्किट करंट तुम्हारा यही हो गया लोड करंट, दैट इज़ I1 प्लस I2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा शॉर्ट सर्किट करंट निकालने का, ये फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा टोटल इम्पीडेंस निकालने का, ठीक है। उसके बाद करंट डिलीवर्ड बाय ईच अल्टरनेटर क्या हो जाएगा, दैट इज़ दिस एक्साइटेशन माइनस दिस वोल्टेज इनटू डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय ZS1, ठीक है। कहने का मतलब
एक देखो पैरेलल में देखोगे तो एक EF, ये एक साइड है, ये एक वोल्टेज है और एक ये वोल्टेज है। ये वोल्टेज बड़ा है तभी तो इधर से इधर फ्लो कर रहा है। तो ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज, दो चीज़ का दो पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग कैसे लिखते हैं, जो बड़ा है माइनस छोटा है, ठीक है, जो डिफरेंस होगा उतना इनटू करंट, ठीक है। तो दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस दिस वन विल गिव द करेंट I1, ठीक है। अब जब I1 तुम्हें मिल गया तो I1 इंटू दिस वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम्प्लेक्स पावर डिलीवर्ड, ठीक है। I1 का कॉन्जुगेट करना है, ठीक है। ये भी कर सकते हो, दैट इज़ V²/ZL। इससे क्या होगा, ये कितना पावर जा रहा है ये तुम V² और ZL, मतलब इसका इधर का कोई वैल्यू चाहिए ही नहीं, डायरेक्ट इससे तुम्हारा निकल जाएगा। जब EF मतलब दोनों जनरेटर अलग अलग रेटिंग का है, उस समय सर्कुलेटिंग करंट निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अब देखो ये जो न्यूमेरिकल है ये बेसिकली सारा वही न्यूमेरिकल है जो हम लोग पहले किए थे, दैट इज़ ये तुम्हारा इलेक्ट्रिकल मॉडल है, इसमें एक्साइटेशन निकालो तो पावर फैक्टर निकालो, यही सब चीज़ें, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं है, वही तुम्हारा पावर दिया रहेगा, पावर से तुम करंट निकालोगे, करंट के बाद एक्साइटेशन का फॉर्मूला पे फिल करके एक्साइटेशन का वैल्यू निकालोगे, पावर फैक्टर निकालोगे, यही सब है, कुछ नया नहीं है इसमें।